कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। मैं पंकज परमार आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि इससे पहले जितने भी वीडियो हैं, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। देखिए, किसी भी वीडियो को छोड़ना नहीं है, सभी वीडियो को देखिए। सब वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट हैं और एक ही यकीन मानिए, अगर अच्छे से आप देख लेते हैं और उसका नोट्स बना लेते हैं तो फिर आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। हमने क्रिया की बात की थी इससे पहले, तो क्रिया से ही शुरू करेंगे और क्रिया में जो शेष रहते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो क्रिया में आपको याद होगा, हमने अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक करा दिया था। आपको याद होगा, कराया था ना अकर्मक और सकर्मक। और ये भी बताया था कि अकर्मक सकर्मक की पहचान कैसे होती है। तो जो भी विद्यार्थी अगर अकर्मक सकर्मक के प्रश्न गलत नहीं करना चाहते, वो एक बार अवश्य देख लेंगे, क्योंकि जो किताबों में अकर्मक सकर्मक की पहचान दी गई है उससे आप नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, उससे आप नहीं कर पाएंगे, परीक्षा में आप गलत कर देंगे। तो आपको जो हमने ट्रिक बताई है और जो एक्सप्लेनेशन बताया है उससे आप अकर्मक सकर्मक आराम से कर लेंगे। तो अब हम आगे की बात करते हैं और आगे की बात करने से पहले एक मैं प्रश्न आपको देता हूं। आपसे अगर पूछा जाए क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, और ए ऑप्शन दे दे 1, बी ऑप्शन दे दे 2 और सी ऑप्शन दे दे 3 और डी ऑप्शन दे दे 4, तो आप क्या टिक करेंगे? क्रिया के कितने भेद होते हैं बताएंगे, क्या टिक करेंगे, क्या उत्तर होगा? क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्या उत्तर होगा? 1 2 3 या 4, क्या उत्तर होगा बताएंगे? क्रिया के कितने भेद होते हैं, फटाफट बताइए। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्या उत्तर होगा? क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल, क्रिया के जो भेद होते हैं दो होते हैं। अब अधिकांश विद्यार्थियों का ये प्रश्न होता है कि सर, अगर रचना के आधार पर पूछ दे या बनावट के आधार पर या अर्थ के आधार पर, तो देखिए, रचना बनावट अर्थ के आधार पर हम क्रिया के भेद को निर्धारित नहीं करते, लेकिन किसी किसी किताबों में दे देता है कि क्रिया अर्थ के आधार, वो सब अमान्य है। अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा क्रिया के भेद, आप दो ही टिक करेंगे, क्योंकि या तो क्रियाएं जो होती हैं, हमने बताया भी है, या तो अकर्मक होती हैं या फिर क्या होती हैं, सकर्मक होती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे की बात करते हैं। क्रिया के भेद में कुछ रहता है। अब कौन कौन सी क्रिया, तो देखिए, ये हमने नहीं कराया था आपको। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। फिर क्या कराया था? सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, रंजक क्रिया, रंजक क्रिया, ठीक है। उसके बाद अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर, संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया एक ही है क्या? तो इस पे भी हम बात करेंगे और बहुत आराम से बात करेंगे। तो अब आपको ये दिमाग में रखनी होगी कि ये जो क्रिया के भेद है वो किसके आधार पर है। तो ध्यान दीजिए, अब कर्म के आधार पर तो क्रिया के भेद होते हैं, लेकिन कभी कभी प्रयोग के आधार पर मान लिया जाता है, ठीक है, प्रयोग के आधार पर।
अब आप पूछेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो ये फिक्स नहीं है, बहुत सारी क्रियाओं के भेद हैं। लेकिन अगर आपकी परीक्षा में ये कभी नहीं पूछेगा कि प्रयोग के आधार पर, मैं बार बार कह रहा हूं, आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा या पूर्वकालिक क्रिया की पहचान। तो यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं या तो परिभाषा से पूछ दिए जाते हैं कि किस क्रिया में एक क्रिया पहले होती है, उसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती है, पहली क्रिया खत्म होकर। और दूसरा जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे पहचान में पूछे जाते हैं, पहचान के लिए, और यूपीएसआई की परीक्षा में ये खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बिना समय गंवाए हम पूर्वकालिक क्रिया को करते हैं। तो हेडिंग डालिए पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब पूर्वकालिक क्रिया को समझते हैं। ठीक है, पूर्वकालिक पूर्वकालिक क्रिया। अब आप यहां देख रहे हैं पूर्वकालिक क्रिया में क्या है, पूर्व है और क्या है, काल है और क्या है, इक है। इक क्या है, तो प्रत्यय है ना, प्रत्यय है। पूर्व काल यानी कि पहले समय। तो अब नाम से ही ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें पहले उल्हे की बात कर रहा है। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है, इसमें एक क्रिया, ध्यान दीजिए, इसमें एक क्रिया पहले पूर्व में होकर, पूर्व में होकर होकर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। पूर्व में होकर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती है। उसके बाद कौन सी दूसरी क्रिया क्या होती है, आरंभ होती है। क्या होती है, उसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती है। तो जो पहली क्रिया है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और ज्यादातर जो इसकी पहचान आपको दिखने को मिलती है, ठीक है, कर रहेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण हम देते हैं, उदाहरण से समझिए। जैसे श्याम श्याम खाकर, श्याम खाकर पढ़ रहा है, श्याम खाकर पढ़ रहा है। अब आप यहां देखते हैं खाकर जो है ना, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि पढ़ रहा क्या है, तो पढ़ रहा जो है इसको हम कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया के बाद जो क्रियाएं रहती हैं उसको हम कहते हैं प्रधान क्रिया। क्योंकि ये क्रिया अब कंप्लीट हो चुकी है, पूर्वकालिक हो चुकी है, और अभी में जो हो रही है वो प्रधान क्रिया या वर्तमान क्रिया भी इसको कहते हैं। ठीक है, जो हो रही है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इसको प्रधान क्रिया कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूर्वकालिक क्रिया आपने समझ लिया होगा। पूर्वकालिक क्रिया अर्थात ऐसी क्रिया जो एक ऐसी क्रिया जो पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो, तो पहली क्रिया सदैव क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब पूर्वकालिक क्रिया के बाद जो हम बात करते हैं, अक्सर बड़ी कंफ्यूजन होती है सहायक क्रिया को लेकर। समझिएगा, सहायक क्रिया। ठीक है, अब जब भी किसी वाक्य को आप देखेंगे ना, तो एक मुख्य क्रिया होगी और बाकी सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है। सहायक का अर्थ क्या है, सहायता करना। क्या, सहायता, सहायता करना। ठीक है, तो ऐसी क्रिया, इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जो जो ऐसी क्रिया जो आ, मुख्य क्रिया को, मुख्य क्रिया को अर्थ प्रदान करने के लिए, मुख्य क्रिया को अर्थ प्रदान करने के लिए आता है,
अर्थ प्रदान करने के लिए आता है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम या विजय, श्याम सो रहा है, तो यहां सोना क्या होगा? ये मुख्य क्रिया हो जाएगी, मुख्य क्रिया। और रहा है जो है ये सहायक क्रिया है। ध्यान दीजिए क्या है? सहायक क्रिया। और रहा जो है ना, ये रंजक क्रिया है। क्या है? रंजक क्रिया। आगे रंजक क्रिया है, ठीक है। अब रंजक क्रिया क्या है इसकी हम अभी देखेंगे। तो हमने बताया कि सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया को के अर्थ को व्यक्त करने के लिए आती है। अगर नहीं आएंगी तो मुख्य क्रिया अधूरा अधूरा सा लगेगा। जैसे वह सो, अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा वह सो। अब पूरा, क्योंकि वाक्य की तो ये प्रकृति होती है कि वाक्य अगर अर्थ ना व्यक्त करे, भाव ना व्यक्त करे तो वाक्य है ही नहीं। मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब सहायक क्रिया आपने समझा। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा हो गया। पूर्वकालिक क्रिया और सहायक क्रिया। अब रंजक क्रिया, और थोड़ा बहुत हमने रंजक क्रिया बता दिया है। अब हम रंजक क्रिया की बात करते हैं। समझिएगा ये रंजक क्रिया है क्या। अब देखिए ये क्या है? रंजक, रंजक क्रिया है। क्या है? रंजक क्रिया है। रंज, रंज का अर्थ होता है, रंजक का अर्थ होता है रंग भरना। बोलते हैं ना डाई, रंग भरना, ठीक है। अर्थात इस क्रिया का कोई अर्थ होता ही नहीं है। यानी कि रंजक क्रिया का, ध्यान दीजिए, रंजक क्रिया का जो शब्दकोश अर्थ नहीं होता, शब्दकोशीय अर्थ नहीं होता, अर्थ नहीं होता है। अब आपको लगेगा कि ये क्या है यार, शब्दकोशीय अर्थ, मतलब इनका शब्द आएगा तो जरूर लेकिन उनका अपना कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे अभी इससे पहले हमने एग्जाम्पल लिखा था, श्याम, श्याम सो रहा है, गीता, गीता सो गई है। अब समझिएगा, सोना तो आप समझ रहे हैं, जो यहां सोना है ये क्या है? मुख्य क्रिया है। क्या है? मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। और रहा, क्या रहा का अर्थ यहां रहना है, स्टेइंग है? नहीं है ना, बस ये अर्थ को व्यक्त करने के लिए आया है। तो ये क्या हो जाएगा? रंजक क्रिया हो जाएगा। और है क्या है? तो है सहायक क्रिया है। क्या है क्या है? सहायक क्रिया है। मेरी बात समझ गए? इसी तरह गीता सो गई, तो सो ठीक है, सो यहां मुख्य क्रिया है। क्या है? सो मुख्य क्रिया है। अब गई, यहां गई क्या वेंट वाला है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। यह अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आया है। तो ये गई क्या है? रंजक क्रिया है। गई क्या है? रंजक क्रिया है। और है क्या है? तो है क्या है? सहायक क्रिया है। तो रंजक क्रिया भी सहायता ही करती है, सहायक क्रिया के अंतर्गत ही मानी और समझी जाती है। मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ गए? क्लियर हुआ? यहां तक चीजें क्लियर हुआ? तो आपने देखा कि सहायक क्रिया क्या है, फिर देखा आपने कि रंजक क्रिया क्या है, ठीक है, मुख्य क्रिया क्या है, इन सब की हमने बात की। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया क्या है। अब देखिए, अब जो हम बात कर रहे हैं, एक और क्रिया आती है जिसको संज्ञा, देखते होंगे संज्ञा लिखा हुआ आप देखते होंगे ऐसे, क्रियार्थक
क्रियार्थक संज्ञा। अब आपको लगेगा ये क्रिया में संज्ञा क्या है, तो बिल्कुल कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं ना जो सार्वभौम होती हैं, सब पर लागू होती हैं, तो वैसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहलाती हैं। क्या? सार्वभौम। सार्वभौम क्रियाएं, क्या हमने बताया? यूनिवर्सल, मतलब उस वाक्य में वो क्रियाएं सब पर लागू हो सकती हैं। जैसे हमने लिखा कि पीना, पीना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब देखिए यहां क्रिया क्या है? पीना है, तो सब पे लागू हो रहा है ना, तो ये क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्रियार्थक, क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं टहलना। ठीक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है। अब टहलना क्या है? ये सब पर लागू है ना, क्या हमने बताया ये सब पर लागू है, तो क्या हो जाएगा? ये भी क्रियार्थक, क्या? क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? यहां तक चीजें क्लियर हुई? यहां तक चीजें क्लियर हुई? यस और नो? यहां तक चीजें क्लियर हुई? क्रियार्थक संज्ञा। तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको ये चीजें समझ में आती हैं और ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, तो आप एक बार कमेंट सेगमेंट में कमेंट अवश्य कीजिए कि ये समझ में आ गई बातें। ठीक है। अब ये हो गया क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा के बाद जो हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए, वो है अनुकरणात्मक क्रिया। क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया। शायद आपने पहली बार सुना होगा। तो देखिए कभी कभी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ध्वनि से निर्मित होती हैं। क्या? ध्वनि से निर्मित होती हैं। मेरी बात को ध्यान रखिए। या ध्वनि की क्या होती हैं? ध्वनि की आवृत्ति होती है, रिपीटेशन होती है। तो वैसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे में है, में। ठीक है। तो में से क्या हो जाएगा? मिमियाना। क्या? मिमियाना। चीची से क्या हो जाएगा? चिचियाना। ठक ठक से क्या हो जाएगा? ठक ठकाना। मेरी बात समझ में आ गई? तो साउंड का रिपीटेशन होता है अनुकरणात्मक क्रियाओं में। अब एक जिस पे हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं, समझिएगा, संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया में क्या अंतर है। अब देखिए यहां क्या है? संयुक्त, संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया, और वर्सेज, वर्सेज यौगिक क्रिया। अक्सर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या? संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया। क्या आपको पता है कि संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया एक नहीं होते? ये अलग अलग होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? दोनों को एक समझ लेते हैं, और किसी किसी किताब में भी हमने देखा है ना, एक ही दिया जाता है। देखिए यौगिक क्रिया पहले समझ लेते हैं, और आपने समझा भी होगा, जब दो पूर्ण क्रियाएं एक साथ होंगी। क्या होंगी? पूर्ण क्रियाएं एक साथ होंगी। जैसे सोहन, सोहन खेलता, सोहन खेलता कूदता है। तो खेलना और कूदना हो गया। ठीक है। अब संयुक्त क्रिया क्या है? एक क्रिया धातु, धातु और उसके बाद क्रिया रहेगी। जैसे, जैसे देखिए सोहन
सोहन घर जा, सोहन घर, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। सोहन घर जा चुका है। अब देखिए जा चुका, ये पूरी क्रिया हो गई, और जा क्या है, धातु रूप है। यानी कि धातु रूप के बाद पूर्ण क्रिया आएगी तो वो संयुक्त क्रिया होगी, और जहां दोनों पूर्ण पूर्ण क्रियाएं आएंगी वहां क्या होगा, यौगिक क्रिया होंगी। मेरी बात समझ गए होंगे? आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, 8-10 क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो अकर्मक सकर्मक क्रिया के प्रश्नों की बात करेंगे। अकर्मक और सकर्मक क्रिया, समझिएगा क्या हमने बताया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया आपको पहचानना होगा। मैं प्रश्न देता हूं, अब देखिए कैसे लोग गलत करते हैं। हमने लिखा गीता, गीता किताब, गीता किताब पढ़ती है। अकर्मक सकर्मक की पहचान करनी है। और दूसरा लिखा गीता पढ़ती है। ठीक है, गीता किताब पढ़ती है और गीता पढ़ती है। अब बताएंगे यहां क्या होगा और यहां क्या होगा। अब अक्सर लोग क्या करेंगे ना, गीता किताब पढ़ती है को सकर्मक कर देंगे, तो बिल्कुल सकर्मक है ये, और गीता पढ़ती है को अकर्मक कर देंगे, बिल्कुल गलत है, ये भी सकर्मक है। अब मेरी बात समझिएगा। अब गीता पढ़ती है ना, यहाँ क्या है, गीता पढ़ती है, और कुछ कर्म जो होते हैं ना वो दिखाई नहीं देते। कुछ कर्म क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, वो दिखाई देते नहीं है लेकिन वो उपस्थित होते हैं। अप्रत्यक्ष कर्म क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब गीता पढ़ती है, पढ़ने की क्रिया कब होगी? मान लीजिए हम आपसे पूछें कोई पढ़ने की क्रिया है, पढ़ने की क्रिया है, ठीक है, या फिर खाने की क्रिया है, पढ़ने की क्रिया है, खाने की क्रिया है, ये कब होगी? जब पढ़ने की क्रिया में कुछ पठनीय सामग्री, कोई भी पठनीय सामग्री सामने है तभी होगी। खाने की क्रिया कब होगी? जब कोई आपके सामने क्या है, खाद्य सामग्री है, तब होगी। तो यहां दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दोनों क्या हैं, सकर्मक क्रियाएं हैं। मेरी बात को समझ गए होंगे? आई बात समझ में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अकर्मक सकर्मक क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अब फिर क्वेश्चन पूछते हैं। राधा 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 विद्यालय, राधा विद्यालय जाती है, क्या है, ठीक है, और बताना है क्या है ये, अकर्मक है या सकर्मक है। नेक्स्ट, सोहन, सोहन सड़क पर, सोहन सड़क पर दौड़ता है। तीसरा है,
सोहन सोहन नदी में तैरता है। फिर है सोहन बस पर चढ़ गया। फिर प्रश्न है सोहन बस से गिर गया। बताइए क्या होगा, कर्मक होगा या सकर्मक होगा? फटाफट बताइए। क्या होगा, फटाफट बताइए क्या उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा? गिर तो फिर ये पृथ्वी हो गया, गिर गया। क्या उत्तर होगा? अब देखिए, राधा विद्यालय जाती है, ये क्या होगा, कर्मक होगा। अब क्या जाती है तो आपको दिमाग में आ जाएगा विद्यालय, जबकि ये नहीं है। ठीक है। सोहन सड़क पर दौड़ता, ये भी अकर्मक। नदी में तैरता, ये भी अकर्मक। बस पर चढ़ गया अकर्मक, बस से गिर गया अकर्मक। समझिएगा। अब बस पे चढ़ गया, बस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पड़ेगा किस पे? सोहन पे। तो हमने बताया था कि यदि प्रभाव केवल और केवल कर्ता पे पड़े तो वो क्या है, अकर्मक है। बस से गिर गया, बस से चढ़ गया। नदी में तैरता है तो नदी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सड़क पर दौड़ता है, सड़क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। राधा विद्यालय जाती है तो जाए ना जाए विद्यालय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो क्या है, तो ये सब क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे एक और प्रश्न पूछते हैं, और एक और प्रश्न पूछते हैं, समझिएगा। प्रश्न है सोहन पढ़कर चला गया। सोहन पढ़कर चला गया। सोहन पढ़कर चला गया में वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया बताइए। वाक्य में पूर्वकालिक, वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी पूर्वकालिक क्रिया है बताइएगा। सोहन पढ़कर चला गया, वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो पढ़कर है। क्या है? पढ़कर है। क्या बताया हमने? पढ़कर क्या है? ये पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है? पढ़कर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। क्योंकि क्रिया और पूछा जाए पढ़कर चला, चला क्या है और गया क्या है? तो अब चलना, पढ़कर चला गया, तो अब यहां पढ़कर चलना तो होगा नहीं। तो गया, गया तो सेंस बनता है। तो चला यहाँ क्या है,
रंजक क्रिया है। तो ऐसे भी आपको समझना होगा, करना होगा। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या 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 क्रियाओं का निर्माण क्या क्रियाओं का निर्माण केवल धातु से ही किया जा सकता है? तो क्या क्रियाओं का निर्माण केवल धातु से ही किया जा सकता है? तो देखिए, क्रियाओं का निर्माण मुख्यतः धातु से किया जाता है, केवल धातु से नहीं। तो क्योंकि क्रियाओं का निर्माण संज्ञा से भी किया जाता है, बताया था, सर्वनाम से भी किया जाता है और विशेषण से भी किया जाता है। नाम धातु क्रिया इसे ही तो कहते हैं। अगर नाम धातु क्रिया की बात आती है तो इसे ही हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और क्रिया में यूपीएसआई से एक प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्यतः जो ये प्रश्न होते हैं, ध्यान रखिए क्या हमने बताया, मुख्यतः जो ये प्रश्न होते हैं वो अकर्मक सकर्मक क्रिया से होते हैं। क्या बताया हमने? मुख्यतः जो ये प्रश्न होते हैं अकर्मक सकर्मक क्रिया से होते हैं। तो इस पे हमें ध्यान रखना होगा और समझना होगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, तो एक बार बता देते हैं, हम आपको रिवीजन करा देते हैं, समझिएगा। हमने बताया था कि क्रिया का निर्माण किससे होता है? मुख्यतः धातु से होता है, केवल धातु से नहीं होता है। ठीक है। और क्रिया के जो भेद की बात आएगी तो दो होगी, क्योंकि क्रिया का भेद का निर्धारण हम किसके आधार पर करते हैं? कर्म के आधार पर करते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। क्रिया जो है ये काम का करना है। क्या बताया था? क्रिया क्या है? काम का करना या होना है। करना होना स्वतः होती है क्रियाएं कुछ, जैसे पानी का बरसना अकर्मक क्रिया है और स्वतः हो रही है। कुछ क्रिया हम स्वयं करते हैं या किसी से करवाते हैं। क्रिया क्या है? विधान है। विधान का मतलब, विधान का अर्थ होता है एक्शन इसमें जुड़ा होता है, एक्शन जुड़ा होता है। अगर एक्शन नहीं है तो वो क्रिया नहीं है। क्रिया जब भी होगी तो एक्शन के साथ होगी। ठीक है, कुछ एक्शन होगी तभी क्रियाएं होंगी। और जब ये एक्शन, तो एक्शन में सकर्मक कर्म होगा या कर्म नहीं होगा। तो इतना आप सेंसिबल हैं, समझ गए होंगे। ठीक है। और आप जब भी पढ़िए तो हमने बताया था कुछ भी कर लीजिए, अकर्मक सकर्मक पर तो ध्यान देना ही देना है। और पूर्वकालिक क्रिया से भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, तो इस पे भी ध्यान देना है। ठीक है। तो क्रिया के चैप्टर की हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। क्रिया के बाद जो हम बात करने वाले हैं वो समास की बात करने वाले हैं और क्रिया विशेषण की भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो पहले समास की बात कर लेते हैं। समास थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसके बाद हम समास की बात करते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।